जो भी साइंस का रिसर्च हुआ है अब तक और जो अब तक हमें समझ में आया है वो मैं आपको बहुत थोड़े शॉर्ट में 20 मिनट 25 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, तो जिसको पढ़ाई में रुचि नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको जब टीचर कहती है कि ABCD बताना, 1 2 3 4 करके 100 तक की काउंटिंग करना, तो वो बच्चा कैसे बोलता है ABCDEFGZ, ऐसे ही बोलता है शॉर्टकट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना। इज इट राइट? ऐसे ही 1 2 3 4 कैसे बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 40 50 100 ऐसे बोल देता है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे को समझ में आ रहा है कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, बस मुझे बोला 100 तक बोलना या Z तक बोलना, मैंने बोल दिया। इज इट राइट? हम ह्यूमन लाइफ भी ऐसे ही जी रहे हैं कि हमें जो भी एक्सपीरियंस लेना है, हम एक्सपीरियंस अगर 100 का लेने आए हैं, हम 5-10 का एक्सपीरियंस लेते हुए कह रहे हैं बस ये अल्टीमेट है, ये 100 है, ये Z है, जबकि ये इल्यूजनरी है, वो अभी तक वो हुआ ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो हम भगवान को कहते हैं मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मेरे से और नहीं होता, और बर्दाश्त नहीं होता, मतलब हम डायरेक्ट 100 की बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, अपने इश्यूज़ को ना, अपने एक्सपीरियंस को बहुत सारे इमोशंस दे के उसको 100 कंप्लीट करते, Z कंप्लीट करते। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने डाला है जो एक्चुअली हुआ नहीं है, इसको हम इल्यूजन कहते हैं, इसको हम भ्रम कहते हैं। ये भ्रम है, ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ। इज इट राइट? जब हम पुलिस में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, वो हमें एक एक चीज़ पूछते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं या एक एक चीज़ पूछते हैं, या हम CA के पास जाते हैं, वो एक एक पूछते हैं, ये खर्च कब किया, कैसे किया, इसका आपका इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है। इज इट राइट? तो जब वो सिस्टमेटिकली जाते हैं तो हमें पता चलता है काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग है। इसलिए आप देखो कोर्ट के केसेस सॉल्व नहीं हो रहे, डॉक्टर के केसेस सॉल्व नहीं हो रहे, इनकम टैक्स के भी काफ़ी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रहे। जब मैं US से आया अभी, तो मुझे इनकम टैक्स वाले ने कहा कि आपकी 4,500 की एंट्री है, उसमें काफ़ी सस्पेंस है, समझ में नहीं आ रहा ये एंट्री कैसे हुई, आप मुझे समझाओ। अब मुझे साल भर में कितनी एंट्रीज हुई कैसे समझ में आएगा? तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तुम्हें टैक्स लगाने लगा दो, लेकिन फाइल क्लोज करो कैसे भी करके। तो उसने कहा ऐसे करूँगा तो 6-7 लाख रुपए टैक्स आ जाएंगे, और अगर आप मुझे समझाओगे तो मैं कहीं मैन्युपुलेट करके आप तो 2-3 लाख में निपटा सकता हूँ करके। तो मैंने कहा भाई 6-7 लाख लगने रहो, लेकिन उसको क्लियर कर दो, मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला नहीं चाहिए कि कल कोई IT वाला मेरे पास आके पूछता है कि भाई ये इसकी एंट्री कहाँ आपने घुमा दी है करके। इज इट राइट? तो कर्म को भी इसी तरह से हमें ठीक करना है, हमें सिंबल्स डालते हुए, साइकिक सर्जरी डालते हुए, हमने जितना भी एक्स्ट्रा ब्रेन में उसको फ्रेम किया है, जितने भी विजन्स को एग्जैगरेट किया है ना, उसको हमको डाइल्यूट करके डिलीट करना है। वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब थोड़ा कुछ हादसा हुआ और अपने हादसे को बहुत बड़ा चढ़ा के, बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना दिया। और नॉर्मली ऐसा ही होता है ना हम लोग के, और स्पेशली बोलते हैं इतना छोटा कुछ हुआ, इसमें इतना बड़ा बवाल मचाने की क्या ज़रूरत थी, तभी तभी माफ़ी मांग लेते, प्रॉब्लम वहीं का वहीं आपका सॉल्व हो जाता करके। इज इट राइट? लेकिन क्या होता है ना कि हमारा पहले से भी बहुत सारा इमोशनल हर्ट है, बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस है। हम क्या करते हैं, अभी के इंसिडेंट्स को ना ये लगा देते हैं, और ये लगा के ये 20 अभी कुछ हुआ है, पहले का कुछ 80 था, उसको लगा के हमने उसको 100 फ्रेम कर दिया। इज इट राइट? जब किसी का मतलब ब्रेकअप भी होता है, और मतलब शादी के बाद, और कोई बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, बोलते ये छोटी छोटी बात में इतना डिवोर्स की क्यों बातें कर रहे हो? इज इट राइट? या इतने ब्रेकअप्स की क्यों बात कर रहे हो, ये तो छोटी छोटी चीज़ है, ऐसे तो होती ही रहती है। बोलते नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, सामने वाले को समझता है ये इतनी बात हुई, इसने इसको सुनी नहीं, और या इसने कुछ झूठ बोला, इसने कुछ ऐसे ऐसे किया, अनबन हुई। लेकिन वो पहले का जो बैगेज जो हील नहीं हुआ था ना 80%, वो हमने इस 20 को लगा कि अब कितना हुआ, 100 हो गया। इज इट राइट? हम बोलते नहीं ये अल्टीमेट हो गया, अब इसके आगे मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, और हमने सब ने ऐसे किया। इसलिए जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, तो एक्चुअली हमें वो समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हुआ ही नहीं था, तो समझ में भी कैसे आएगा? हम लॉजिक लगाओ, वो चीज़ हुई नहीं, वो हादसा हुआ ही नहीं था, वो बीच का फ्रेम किया गया था, वो बीच का वो विजन डाला गया था, ये ऐसे हुआ करके। इज राइट? तो कैसा है कि जो रियलिटी है ना वो बहुत छोटी होती है, और अनरियलिस्टिक बहुत बड़ी चीज़ें होती है। इज इट राइट? जो प्लानिंग
एक आर्किटेक्ट बनाता है ना एक बिल्डिंग का, वो बहुत छोटा होता है, एक पेपर पे बना लेता है, इतना छोटा प्लानिंग, इधर 2 BHK 3 BHK, ये वो टॉयलेट बाथरूम ये सब छोटा छोटा बना लेता है, लेकिन जब वो बनाते तो कितनी बड़ी इमारत बन जाती है। पर लेकिन एक्चुअल तो प्लान इतना ही था ना, इज इट राइट? उसको स्ट्रक्चर जब देते हैं ना, तब जाके वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है करके। तो हमारी ह्यूमन बींग्स की ना स्ट्रक्चर देने की ना बहुत आदत है, इमोशंस को देने की आदत है। एनिमल्स प्लांट्स ऐसा नहीं देते, वो जैसा है वैसे, पानी नहीं हुआ, धूप ज़्यादा हुई तो पेड़ झड़ना शुरू कर देते। दैट इज़ अ रियलिस्टिक। वो हम कोई चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं, जैसा वो पत्ता छोड़ देता है, वो हम छोड़ने को तैयार नहीं, नहीं ये मैं क्यों छोड़ूं, ये मैं क्यों छोड़ूं। भले हमारे काफ़ी कपड़े बर्तन घर में ऐसे ही पड़े हुए, जूते बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए, हम यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन हम छोड़ने को भी तैयार नहीं है। हम उसको जमा करते नहीं, कभी तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा। हर दिवाली दशहरा में जब साफ़ करते पता चला 3 साल से तो इसको यूज़ नहीं किया, 10 साल से तो यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी भी हम पकड़। तो दिस इज़ ह्यूमन लाइफ। तो रिग्रेशन का मतलब है हर वो क्लटर निकाला जिसको हमने पकड़ के रखा है, एक्चुअली उसका ना तो कोई एग्जिस्टेंस है और ना तो उसका कोई उपयोग भी है। इज इट राइट? तो जब हम रिग्रेशन में एज अ थेरेपिस्ट किसी की केस टेकिंग लेते हैं ना, तो 50-70% तो बातें करते करते केस टेकिंग लेते ही रिग्रेशन हो जाता है, बिकॉज समझ में आता है एक्चुअली तो कुछ था ही नहीं, बस उसने एक राई का पहाड़ बना दिया। इज इट राइट? आपने MS धोनी मूवी देखी होगी, उसमें कितने जगह मतलब उसकी बहुत तारीफें की, और कितनी जगह पे उसके घर जलाने की बात, पुतला जलाने की बात की, घर पे पत्थर भी मारे। इज इट राइट? मतलब कितने लोग इमोशनल है, फ़ायदा होता है तो चढ़ाते हैं, नुकसान होता है तो जलाने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। लेकिन वो बंदा आपके लिए थोड़ी कुछ कर रहा है, वो कर रहा है अपने अपने लिए कर रहा है। अब उसका परफॉर्मेंस कभी अच्छा भी जाएगा, कभी परफॉर्मेंस बुरा भी जाएगा। इज इट राइट? तो ये तो ऐसे लोग बिहेव करते कि जैसे हमने पैसे दिए और तुमने अच्छा नहीं खेला। तो कोई भी आपकी लाइफ में जो आता है ना, ही इज एक्चुअली नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प यू। ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको हेल्प करे। कोई आपकी मदद क्यों करे? मतलब कौन आया है आपकी मदद करने के लिए? कोई भी तो नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ आप रिलेशन से बंधे पड़े हो, उसका कोई एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट किसी का कुछ भी नहीं होता, हॉनेस्टली स्पीकिंग। देखो, इज इट राइट? मैं जब फर्स्ट ईयर मेडिकल में था, मुझे एक चैप्टर ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था थायराइड का। तो मेरा भाई उस टाइम पे MBBS कंप्लीट करके निकला, तो मैं औरंगाबाद से अमरावती गया मेरे भाई के पास। मैंने कहा भाई तू मेरे को ये चैप्टर पढ़ा, मेरे को ये समझ भी नहीं आ रहा है, थायराइड का बहुत डिफिकल्ट है, फिजियोलॉजी का चैप्टर था। तो वो मुझे बोलता है ठीक है करके, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे लगा ये अच्छे से मुझे पढ़ाएगा और बड़ा भाई है। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुझे कल पढ़ाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने फिर पूरे दिन उसकी पढ़ाई की और नेक्स्ट डे मुझे पढ़ाया थायराइड के बारे में। तो मुझे पहले ऐसे लगा था कि वो इमीडिएटली पढ़ाएगा, बिकॉज वो टॉपर है तो उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो इतना परफेक्शनिस्ट था, उसको जो नॉलेज थे वो वॉज नॉट सेटिस्फाई। उसको लगा नहीं मैं पूरा डेप्थ में पढ़ूँ फिर मैं तुझे पढ़ाऊँ। लेकिन इतने एफर्ट्स कौन डालता है, मुझे ये बताओ। क्या आपको एक चैप्टर पढ़ाने के लिए कोई पहले अपने 24 आवर्स डाले और फिर वो आपको चैप्टर पढ़ाए? कौन वेला बैठा है, कौन खाली बैठा है? इज इट राइट? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अननेसेसरली हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ को बर्डन करती है, रिलेशनशिप के इश्यूज़ को बर्डन करती है, स्ट्रेस क्रिएट करती है, हेल्थ को स्ट्रेस करती है। बिकॉज एक्चुअली वो चीज़ें छोटी थी और हमने उसमें नेगेटिव इमोशंस, इलेक्ट्रॉन्स डाल 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 के उसको पूरा डीजनरेट कर दिया, उसको पूरा डैमेज ही कर दिया, उसको पूरा ब्लॉक ही क्रिएट किया। यही चीज़ें तो हमको रिग्रेशन में निकालनी है। उसको रिग्रेशन में वो नहीं निकालनी है, मतलब वो नहीं निकलती है जो एक्चुअल इशू था, वो निकलती है जो इशू हमने क्रिएट किया है। पहले तो वो तो निकालो आप। तो साइकिक सर्जरी से क्या करो ना, वो चीज़ें निकालो, स्कल को ओपन करते हुए ये बोलो जो मैंने क्रिएट किया पहले वो तो मैं निकालूं। इज इट राइट? मतलब आपने कुछ फर्नीचर लिया कहीं से और उसके बाद जो आपने सामान भरा है, पहले वो सामान तो निकाले तब फर्नीचर कहीं शिफ्ट करने के लायक हो जाए। सामान के साथ थोड़ी आप फर्नीचर शिफ्ट कर सकते हो, मुझे बताओ कर सकते हो क्या? तो लोग बोलते हैं हम रिग्रेशन में क्यों नहीं जा पा रहे, हम क्यों नहीं देख पा रहे, हमारे 2 रिग्रेशन हुए, 10 रिग्रेशन हुए। अरे पहले आपने सामान डाला उसको निकालो, फिर एक्चुअल जो फर्नीचर है वो निकलेगा, फिर एक्चुअल जो कर्मा है वो सामने आएगा। राइट? अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज फॉर डी अटैचमेंट। इज इट राइट? मतलब द पर्पस ऑफ डेथ क्या है, उससे हमको डिटैच्ड होना है।
लेकिन क्या होते हैं, एक कंक्लूजन क्रिएट करते हैं, बाप रे पानी इतना डेंजरस है, इसके वजह से मेरी डेथ हुई, फायर। मैं वही कह रहा हूँ, आपको कॉन्शियसली याद नहीं, लेकिन आपने क्या किया, अपनी सोल की अनकॉन्शियस मेमोरी में इस इम्प्रिंट को ना एग्जैगरेट करके फिक्स कर दिया। इसे राइट, पिक्चर भी देखते भूत का, पता भी है कि भाई ये कहीं शूट किया गया है, लेकिन वो लाइट फ्लिकरिंग हो रही है, दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, साउंड आता है, ये सब चीज़ हमारे ब्रेन के सेंसेशंस को और ज़्यादा एग्जैगरेट करती है। और जब रात को सोने जाते हो तो सही में नहीं, कहीं से आवाज़ आ रही है, अपने घर में भी कुछ है, नहीं कुछ तो है, क्योंकि क्या है, वो चीज़ अंदर चल रही है, अब वो बाहर हम सेंस कर पा रहे हैं। इज इट राइट? कोई भी चीज़ ना लाइफ में उस मोमेंट के लिए बनी है, उसके आगे उसके पीछे उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे सोचते हैं इसका कुछ तो होगा, और इसके हम पकड़ते हैं, इसलिए इसके आगे भी वो चीज़ को इनर्शिया कर देते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि MS धोनी उस टाइम पे 0 में गया, ठीक है वो गया, उस टाइम पे सेंचुरी किया, उसने सेंचुरी किया, ये उस मोमेंट का एक परफॉर्मेंस था। इज इट राइट? अब क्या है, हमको डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्साइटेड हो जाते, सेलिब्रेट करते, और कभी बहुत सारा कर्ज करते, कोसते रहते कोई चीज़ को, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। इज इट राइट? लेकिन आप सोचो, ये जो गैलेक्सीज चल रही है या अर्थ चल रही है, इतने किंगडम्स चल रहे हैं, ये सब गॉड के प्लानिंग की वजह से चल रहे हैं, आपके और मेरे वजह से थोड़ी कुछ चल रहा है। तो कुछ भी अगर हो रहा है तो कहीं तो डिवाइन प्लानिंग होगी कि नहीं इसके पीछे। इज इट राइट? क्योंकि ये वाइब्रोनिक साइंस है, यहाँ सब एटॉमिक सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर वाइब्रेंट मोड पे है। उस टाइम पे क्या होता है कि एक डेस्टिनी जो क्रिएट की गई है, उस डेस्टिनी के हिसाब से कुछ तो भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होती है। जैसे अर्जुन को बोला गया कि महाभारत लिखी गई थी और उसके लिए ये वस्त्रहरण हुआ, क्योंकि कुछ तो एक मुद्दा तो चाहिए ना बवाल मचाने का। इज इट राइट? अगर वो चीज़ होती नहीं तो ये थोड़ी होता। इज राइट? मतलब कुछ तो ऐसा लिखा गया था, तभी तो युधिष्ठिर जैसा बंदा भी ऐसे जुआ खेल रहा है और अपनी वाइफ को दाव पे लगा रहा है। मतलब आप सोचो, ये सारी चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे कैसे हो सकता है। राम ने धोबी के सुन के सीता को मतलब छोड़ दिया, ये तो डेस्टिनी थी कि नहीं। राम ने कई को सुन के 14 साल वनवास पे चला गया, तो उनका वो वनवास लिखा गया था, उनका वो जगह पे कॉलिंग थी। अब वो कई को बोलना, सुनना, वहाँ जाना, ये सब लिखा गया था। इज इट राइट? तो चीज़ें ना बहुत बहुत अच्छे से प्रिसाइसली लिखी गई है, वो चीज़ अभी आपको उसको एक्सेप्ट करनी है। जैसे आप जब एक प्लान देख के सोचते हैं, हाँ ये मुझे 3 BHK फ्लैट चाहिए, मेरे बजट में है, 4 BHK मेरे बजट में नहीं है, आपने वो फ्लैट खरीदा, खरीदने के बाद आपको बोलते हैं मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया। फिर कोई वास्तु वाला बोलता है अरे टॉयलेट गलत है, ये गलत है, बेडरूम गलत है, इसलिए आपको लॉस हो गया। ये पहले स्ट्रक्चर था कि नहीं? पहले से स्ट्रक्चर था ना, डिज़ाइनिंग की गई थी। इज इट राइट? अब आप रहने जा रहे हो तो वहाँ पे जो भी एक डिफेक्टिव एनर्जी है वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो और आपकी पर्सनल लाइफ में वो प्ले हो रहा है। इज इट राइट? अब हमारा कैसा है, या तो हम उस वास्तु को करेक्शन करें या हम बियॉन्ड वास्तु जाएं, दो ही पॉसिबिलिटी है। बियॉन्ड वास्तु जाना मतलब बियॉन्ड एनर्जी जाना, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल पे आना, फिर वो वास्तु आपको अफेक्ट नहीं करेगी। मैंने 8000 साइट्स पे वास्तु किए जब मैं PhD कर रहा था वास्तु पे। हर एक को बोल रहा था साउथ वेस्ट का एंट्रेंस मत लेना, इधर सर नहीं रखना, ये सब चीज़ मैं बोल रहा था। फिर मुझे लगा कि मेरे दिमाग में भी एक बिलीफ सिस्टम बैठ गया, मतलब एक रिलीजन आ गया, डिसिप्लिन आ गया। अब मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं एंट्रेंस देखूंगा, ये होटल के रूम का, मेरे बेड का रूम का। तो अब मैं बियॉन्ड चला गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, मैं बोल रहा था कि आपका ये राहु केतु के यहाँ सब प्लैनेट्स है ना, तो आपको काल सर्प दोष है। अब मैं सोच रहा कितने लोगों को काल सर्प दोष है, मुझे भी है, लोगों को भी है। तो गो बियॉन्ड एनर्जी, तो फिर ये आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ करेक्शन 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 करना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है उसको एनर्जी के बियॉन्ड लेके जाना, जहाँ पे अब उसको अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ये तो कैसा है कि जैसे हमने मशीन में कपड़े डाले धोने के लिए, हमको पता है ना कुछ तो गंदे हैं, तभी तो डाले ना हम, तो वो तो पूरा प्रोसेस होके निकलेगा ना। अभी साइकिक सर्जरी में तो यही कर रहे हैं कि नहीं, कि हम स्कल ओपन कर रहे हैं, अनवांटेड क्लटर्स को निकाल रहे हैं, थॉट्स, इमोशंस, इल्यूजन, परसेप्शन, हर चीज़ को निकाल रहे हैं, तो वो निकल जाएगा बिकॉज कॉन्शियसली ऑलरेडी। एक एक चीज़ थोड़ी निकालनी है आपको, मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। इज इट राइट?
मतलब अब कितने ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि भाई कॉकरोच वहाँ पे यहाँ छलांग मार रहे हो, कॉकरोच थोड़ी बोला मुझे देख के छलांग मारो, कौन सा डांस करने के लिए बोला आपको? तो ये एग्जैगरेशन तो वो कहाँ वहाँ से बेचारी यहाँ आ रही, वो खुद डर रही आपसे, तभी तो कोने कोने में भाग रही, वो चिपकली भाग रही करके। इसी तरह बोले जब तक इसको नहीं निकालोगे मैं घर पे नहीं आऊँगी। अरे उसने थोड़ी बोला कि ना मैं 3 घंटे के लिए रहूँगी, 3 घंटे के लिए आप मत आना। इज इट राइट? अब मैं जापान में जाता हूँ, हांगकांग में जाता हूँ, वो तो सीधा लेके खाते हैं। अब कैसा है ना, देखो ये बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, कोई डर रहा है कोई खा रहा है। तो मुझे ये बताओ उसमें एक्चुअल डरने जैसी कुछ नहीं है। अगर वो खा रहे हैं उसका तो कुछ भी बना रहे वो लोग। इज इट राइट? तो कहने का मतलब है ना, पहले अपने इल्यूजन्स को निकालो, जो बिलीफ सिस्टम आपने अंदर गांठ बांध के रखी है ना, जिसको एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं, आपने उसको लॉक करके रखा है, एंकर करके रखा है, उसको पहले अनलॉक करो और देखो अच्छा एक्चुअली तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इज इट राइट? तो वो चीज़ें तो हादसा थी, हादसे तो आपके बायोरिदमिक साइकिल ऑफ द कर्मा में लिखी गई कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, तो ये तो लिखी गई चीज़ें थी करके। इसलिए तो वो चीज़ें लॉजिकली कहीं पे साउंड नहीं भी करती है। जैसे आपने दूध को गर्म रखा और कि कुछ यूट्यूब देख रहे हैं और इतने बह गए कि भाई दूध गर्म हो गया, उबल गया, नीचे आ गया करके। अब घर में किसने देख लिया और झगड़े कर रहे हैं, अरे आपको अक्ल नहीं है, दूध जल गया, उबल आया, ऐसा वैसा। अब वो एक हादसा लिखा गया था, अब उस हादसे को लोग 24 घंटा पकड़ते हैं, ताना तानी करते हैं, अनसुनी करते। लेकिन आप सोचो एक्चुअली उसमें क्या लॉजिक है। अगर फॉर एग्जांपल दूध नहीं उबल के नीचे भी आता, हमने कितनी बार देखा है दूध फट भी जाता है। अब तो कोई उबला नहीं, अब फट गया वो, अब आप किसको ब्लेम करोगे? आप बोलोगे नहीं बर्तन ढंग से नहीं धोया था, उसमें दूध डाला नहीं, वो जो दूध वाला आया उसने इंजेक्शन कुछ डाला रहेगा केमिकल का इसलिए फट गया। मतलब कुछ कितने रीजंस है इसके बिहाइंड। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज अगर आप पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ तो ये समझ में आता है कि एक्चुअली पास्ट लाइफ का इश्यू दो रीजन से क्रिएट हुआ। एक था इग्नोरेंस एंड सेकेंड था एक्सपीरियंस लेना। दो ही रीज़न था। मतलब जरूरी नहीं कि इसके पीछे किसी का रीज़न होना ज़रूरी है, इग्नोरेंस भी तो था कि नहीं, है ना। बच्चे की एग्ज़ाम जो होती है उसके पीछे क्या था कि उसका इग्नोरेंस था तो उसको साल भर पढ़ाया, और अब हमें ये देखना है कि उसने पढ़ाई की कि नहीं, इसलिए उसकी एग्ज़ाम ले ली। तो ये इसकी फिनोमिना है कि नहीं, कि पहले साल भर पढ़ना और लास्ट में उसका एग्जामिनेशन देना। इज इट राइट? तो सपोज एक लड़की है, उसको 20-25 साल के लिए मायके रखा जाता है, उसकी स्कूलिंग होती है, उसके बाद ससुराल में जाके उसकी एग्जामिनेशन होती है। तो ये फिनोमिना है कि नहीं? इज इट राइट? अब जो लड़की अनकंफर्टेबल है अपने ससुराल में, इसका मतलब उसको मायके में या तो बहुत कंफर्ट मिला है, या तो ये बता ही नहीं गया कि ससुराल में तुम्हारी सारी पैटर्नें टूटेगी। इज इट राइट? तो हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है कोई भी चीज़ के लिए। और इंडिया में ना हम कोई चीज़ के लिए तैयार नहीं, हम सिर्फ जंप करते हैं और उसके बाद हम पछताते हैं। ये इंडिया में नॉर्मली ऐसे होता है। अब्रॉड में क्या है, लोगों को पता है मुझे जाना है वहाँ, झाड़ू पोछा भी लगाना है, मतलब मुझे बर्तन भी धोने, मुझे खाना भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, वापस आके ये करना है। सब लोग का माइंड प्रिपेयर रहता है। तो वो सैटरडे संडे चटनी बना के रखते हैं, चॉपिंग करके रखते हैं, सब कुछ करके रखते हैं, शॉपिंग करके रखते हैं, और फिर मंडे टू फ्राइडे अपना काम करते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन में लाइफ चलते रहता है। इज इट राइट? दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, दो बच्चे भी काम करते हैं, ये सब करते हैं। यहाँ पे क्या, ये इस पर एक्सपेक्ट करेगा, वो उस पर करेगा, ये करेगा, और इससे ना ये सब इमोशनल बैगेजेस क्रिएट होते हैं। प्रैक्टिकल आदमी रहता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? तो रिग्रेशन में ये चीज़ नहीं है नहीं मुझे देखना है उसने ऐसे क्यों किया, मुझे देखना है उसने वैसे क्यों किया। उसने किया होगा, या तो आपको उससे एक्सपीरियंस लेना था, क्योंकि कोई तो टीचर है जो साल भर आपको पढ़ाती है और आपको अच्छी लगती है, और वही टीचर एंड में एग्जाम लेती है तो आपको बुरी लगती है। टीचर तो वही है कि नहीं? इज इट राइट? तो कोई हमारा पार्टनर है जो अच्छे से हमको घुमाता है, फिराता है, इंजॉय करवाता है, वही है कि कभी हमको तोड़ता है, ताने मारता है, तकलीफ देता है। इज इट राइट? वही इन लॉज की प्रॉपर्टी है जिसमें हम रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और वही इन लॉज हैं जो हमें ताने मारते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। तो ये तो दोनों चीज़ें तो वो एक साथ करने वाले, इट्स अ लॉ ऑफ पोलैरिटी, इट्स अ लॉ ऑफ ड्यूअलिटी। इज इट राइट? तो हम ये नहीं बोल सकते साल भर टीचर अच्छी थी, एग्जामिनेशन के टाइम पे बेकार है, साल भर तो मेरा पति अच्छा था, लेकिन जैसे मदर इन लॉ के
मेरे से लड़ाई हुई तो उसने मदर इन लॉ का पक्ष लिया, मेरा नहीं लिया, ये तो परीक्षा हो गई कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं घर छोड़ के आई और आप मुझे नहीं संभाले। वो कहता है मैं 25 साल अपने पेरेंट्स के साथ रहा, अब मुझे आप बोल रहे उससे इसी घर में डिटैच्ड हो जाओ, वो उसके लिए डिफिकल्ट है। दोनों के लिए समस्या है कि नहीं? वो उसी घर में डिटैच होने के लिए बोल रहे हैं और वो लड़की तो घर छोड़ के आई, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करके आई। इज इट राइट? तो दोनों के लिए डिफिकल्ट क्या है कि एक ने छोड़ा है और यहां पे आई, और एक रोज छोड़ने की बात कर रहे हैं। टाइम छोड़ना है उसको, मतलब पेरेंट्स को कम टाइम देना है, वाइफ को ज़्यादा देना है, बच्चे को ज़्यादा टाइम देना है, पैसे भी घर में उतने ही आ रहे हैं, तो पैसे जो पहले पेरेंट्स को जाते थे वाइफ को देना है, बच्चे के स्कूल कॉलेज में जाना है। तो अब कैसा होता है ना कि हमारी बेसिक जो नीड है ना, उसी की जो लड़ाई होती है ना, उसी का रिग्रेशन करना होता है। इसलिए हम लोग प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन ज़्यादा करवाते हैं। क्यों ज़्यादा करवाते हैं? बिकॉज यही लाइफ की तो चीज़ें सब सरफेस पे है कि नहीं? इज इट राइट? अब पास्ट में इसका कुछ नहीं भी रहेगा, बिकॉज मैंने बताया ना कि 1 से 100 का काउंट करना था, 1 से 20 के बाद सीधा हमने 100 पे जंप किया, तो 20 से 100 का जो 80 का जो नंबर था, ये तो एक्चुअली क्रिएटेड था, कुछ एक्चुअली नहीं था। समझ में आ रहा कि नहीं? वो सिर्फ उतना लेसन सीखने के लिए था, लेकिन हमने उसको बहुत एक्सपांड किया। इज इट राइट? तो हम वो जो एक्सपांड करते हैं ना, उसको हम होपोनोपो से डिसॉल्व करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, उससे हम साइकिक सर्जरी करके डिसॉल्व करते हैं, उससे हम जैसे जैनों में प्रतिक्रमण सामायिक करते हैं, उससे डिसॉल्व करते हैं। मतलब हर धर्मों में ना कुछ तो क्रियाएं हैं उसको फॉरगिव करने के लिए, उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। इज इट क्लियर? बिकॉज ये जो इकोसिस्टम, अगर आपने सुना होगा ना, स्कूल में सुना है कि नहीं, इकोसिस्टम, अलग अलग एनिमल किंगडम का इकोसिस्टम होता है ना, तो हर चीज़ है ना इस संसार में ना न्यूट्रलाइज होने के लिए आई है, शून्य होने के लिए आई है, हर चीज़ इस दुनिया में। अब आप मुझे बताओ, कोई चीज़ आपको तोड़ेगी नहीं और किसी को आप नहीं तोड़ोगे, तो शून्य कैसे होगा? आप अंडे को उबालो या अंडे की आप बुर्जी बनाओ, तोड़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे डायरेक्ट अंडा थोड़ी खाओगे। इज इट राइट? आप केले की सब्जी बनाओ या केले को रॉ खाओ, छिलका तो निकालना ही पड़ेगा। तो इट्स ऑल अ पेनफुल सिचुएशन जहां से टूटने के बाद कुछ मिलता है, और इंसान टूटने के लिए ही तैयार नहीं। ना रिश्ते आपके बनेंगे ज़्यादा जब तक आप टूटोगे नहीं, क्योंकि वो आपकी हर मोमेंट में परीक्षा ली जाएगी कि इसने बर्दाश्त किया कि नहीं बर्दाश्त। जैसे एक लेबर पेन होता है ना, तो 9 मंथ्स बर्दाश्त करता है, उसके बाद जब बच्चा हाथ में देखते तो वो 9 मंथ्स का पेन भूल जाती है। इज इट राइट? तो दिस इज हाउ यू नो, आपकी ये टेस्टिंग होती है हर मोमेंट में कि आप कितना बर्दाश्त करते हो ना, कितना एडजस्ट करते हो, कितना एक्सेप्ट करते हो ना, इतना इवॉल्व होते हो। फाइट करके कोई आदमी इवॉल्व नहीं होता। मतलब अर्जुन ने फाइट इसलिए किया क्योंकि कृष्ण ने बोला, अदरवाइज उनको भी कहाँ फाइट करना था। लेकिन फाइट करने के बाद भी उनको फॉरगिवनेस के लिए सारे ज्योतिर्लिंग पे जाना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कल ही मैंने बोला कि इफ यू आर राइट देन यू फाइट, एंड इफ यू हैव राइट्स देन यू फाइट। आपको किसने राइट्स नहीं दिया, और आप हर बार तो ट्रूथ नहीं है, हर बार तो सच्चे आप भी नहीं है। इस मूवमेंट में आप सच होंगे, हो सकता है, लेकिन हर मूवमेंट में तो सच नहीं है कि नहीं? इज इट राइट? और उस बंदे ने उस मूवमेंट को भी पकड़ा जब आप सच्चे नहीं थे, तो वो आपकी सुनेगा क्यों? थिंक अबाउट इट। इज इट राइट? क्योंकि हम कहीं तो हम भी गलत थे और उसने हमें बर्दाश्त किया, आज वो गलत है, हमें बर्दाश्त करना है। इज इट राइट? तो दिस इज रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है कि हम उसको रिलिविंग करते हैं और हम उसको रियलाइज करते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं, हम उसको रिप्रोग्रामिंग करते हैं, हम उसको रिफ्रेमिंग करते हैं, है ना? हम ही उसको रिलीव करते हैं, हम उसको पीछे जाके देखते हैं ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे करके। और हम जब उसको रियलाइज करते, अच्छा ये इसके वजह से ऐसे हुआ, तो इसका मतलब अब उसको रिलीज करना है, क्योंकि रियलाइजेशन तो हो गया। अब रिलीज नहीं करोगे और फिर वापस अटक जाओगे तो फायदा क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं? अब कैसा है, इसका एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स है ना, हमारे 5 एलिमेंट्स में जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रिएट किया, कहीं एक्सेस फायर यूज़ किया है, कहीं एक्सेस अर्थ एलिमेंट यूज़ किया है, कहीं जो भी हमने किया है, वाटर किया है, उसके कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर अक्यूमुलेटेड हैं, और उसको नलीफाई करने के लिए ना कोई आता है और आपको पिंच करके जाता है।
पिंच करता है, क्योंकि उस एक्सेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कोई तो आएगा कि नहीं शून्य करने के लिए। तो अब वो आएगा कौन? जो हमारे घर वाले हैं ना वही आएंगे, क्योंकि नियर एंड डियर वाले लोग ही तो हमारे आसपास रहते हैं कि नहीं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन तो दूर है, ये 4 लोग ही हमारे साथ में रह रहे हैं, तो वही तो तोड़ेंगे कि नहीं, बिकॉज वो उनको आपके इलेक्ट्रॉन्स बर्दाश्त नहीं हो रहे जो आप लेके बैठे हो। एक्सेस फायर, कभी ईगो लेके बैठे हो, है ना, कभी इमोशंस लेके बैठे हो, कभी ज़्यादा लालच लेके बैठे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। जो भी चीज़ें आप लेके बैठे हो ना, उसको नलीफाई करने के लिए कोई आदमी आपके ऑरा को सेंस कर रहा है, अनहील्ड पार्ट को सेंस कर रहा है और उसको ट्रिगर कर रहा है। और जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे ना, वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। थिंक अबाउट इट। इज इट क्लियर? क्योंकि सेंस हो रहा है कि नहीं। हम बॉम्बे में ना जब भी ऐसे लोकल ट्रेन्स में जाते हैं ना, हम बिंदास रहते। कब? जब हमारे पास टिकट या पास रहती है, और जिस दिन ख़त्म होती है ना उसी दिन टीसी पकड़ता है। हम बोलते पूरा 3 महीने तो था, किसने पूछा नहीं, कल ख़त्म हुई, आज मैं निकालने को भूल गया, तो देखो आज टीसी ने पकड़ लिया मुझे। बिकॉज अब वो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है, और वो आदमी तो रोज़ सेंस कर रहा था 3 महीने से, और उसको समझ में आता है, बहुत कॉन्फिडेंस है, आज इसको पकड़ूंगा ही नहीं, जिस दिन नहीं रहेगा उसी दिन पकड़ूंगा। एक्चुअली उसी दिन पकड़ता है वो। इज इट राइट? तो ये देखो ना कितनी अजीब सी सिस्टम है ये दुनिया में, कि दुनिया में कोई किसको बख्शता नहीं है, और हमें रिग्रेशन में बख्शना ही है, माफ़ी ही करनी है। जो जीसस ने किया, बुद्धा ने किया, महावीर ने किया, मोहम्मद ने किया, या गुरु नानक देव ने किया, उन्होंने सब फॉरगिव किया, तब जाके वो एनलाइटन बने या इनफाइनाइट सोल बने। तो आप ये सोचो आप कर रहे हो, बिकॉज आप जब रिग्रेशन करोगे तो करते करते उसकी तो फाइल खुलेगी, कभी कभी आपकी भी उसके साथ नेगेटिव फाइल खुलेगी, फिर आप क्या करोगे? मेरी तो बहुत बार ऐसी हुई। मेरी इलाहाबाद की ऐसी फाइल खुली है, बनारस की खुली है, कलकत्ता की खुली है, हैदराबाद की खुली है। जिस लाइफ में मैंने कुछ नेगेटिव रोल प्ले किया था ना, वहाँ पे उस लोगों ने मेरे पे अटैक किया, और लोगों ने मेरे सेंटर ही बंद कर दिया, और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, बिकॉज वो लोग मुझे फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, और जब तक वो फॉरगिव नहीं करेंगे मैं वहाँ सेंटर रिस्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे जब पता नहीं था कि मैं इवेंट करूँगा उनके हेल्प करने के लिए, और मेरी ही कुछ ऐसी फाइलें खुलेगी, इज इट राइट, और मुझे ही वहाँ से बॉयकॉट किया जाएगा। समझ में? सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, अदरवाइज ये सिस्टम में आप ज़्यादा नहीं टिकोगे, ये रिग्रेशन में ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं मैं जाके लोगों को रिग्रेशन करूँ, मैं अपना रिग्रेशन करूँ, कुछ 2 पैसे बनाऊँ, थोड़ा मेरा नाम हो जाएगा, मतलब बहुत से थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ ट्रुथ नहीं है। इसका मतलब होता है कि आपको एक सैटन, एक जस्टिस देने का एक आपको थेरेपी दी गई है, एक आपको हथियार दिया गया है रिग्रेशन का। अब उसमें कहीं ना कहीं आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको 2 कदम पीछे भी हटने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ें अगर आप तैयार हो तो फिर आपको बहुत फ़ायदा देगी। ऐसा मत सोचना नहीं इससे मेरा फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा ही होगा। फ़ायदे नुकसान के लिए इस दुनिया में हम नहीं आए हैं। इस दुनिया में हम इसलिए आए हैं कि कहीं हम सबक सीखें, कहीं किसी को हम सबक सिखाएं, इसलिए हम आए हैं करके। तो कभी हम लोगों के लिए टीचर बनते हैं, कभी हम लोगों के लिए स्टूडेंट बनते हैं, कभी लोग हमारे लिए स्टूडेंट बनते हैं, कभी हमारे लिए कोई टीचर बनता है, कभी कोई हमारे लिए दोस्त बनता है, कभी दुश्मन बनता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन उस सिचुएशन में हमको क्या सीखना है। तो वो सामने वाला गिरगिट के जैसा रंग बदलता है, और हम भी अपना रंग बदलते हैं। इज इट राइट? और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तूने ऐसे कैसे किया, बिकॉज आपके साथ विबग्योर की एनर्जी है। इस टाइम पे आपके ऑरा में जो एनर्जी है ना, सामने वाला वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ब्लेम किसको करना है मुझे बताओ? जब मेरी वाइटल फोर्स कम थी या मेरा इम्यूनिटी कम था तो वायरस अंदर आ गया, मैं बोलूँगा वायरस की वजह से मुझे कोविड हो गया। वायरस की वजह से कोविड नहीं हुआ, मेरी लो इम्यूनिटी की वजह से, लो सैचुरेशन की वजह से वायरस आया। इज इट राइट? तो मैं कहाँ से वायरस को निकाल के उसे लड़ाई करूँ? मिलने ही नहीं वाला है, वो इनविजिबल है। उसने तो देखा भाई ये बंदा वीक है तो मैं घुस जाऊं। इज इट राइट? लेकिन जो स्ट्रांग था उसके अंदर घुसा नहीं। इज इट क्लियर? तो आपके साथ किसी ने छल कपट किया, आपके साथ किसी ने चीट किया, फ्रॉड किया, आपके साथ जो भी किया, बिकॉज आपका कार्मिक ऐसा था। और अगर आपका कार्मिक पॉजिटिव था तो कोई आपके साथ चीट क्यों करेगा, फ्रॉड क्यों करेगा? सिंपल कॉन्सेप्ट है। इज इट राइट? तो सामने वाला भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भी बताया गया कि भाई तुमको न्यूट्रल करना है। पुलिस वाले को बताया गया भाई चोर को पकड़ने का है। अब आपने पुलिस के घर पे थोड़ी चोरी की कि वो आपको पकड़ रहा है, उसको वो अपॉइंट किया गया है ना।
अब लॉजिक यूज़ करो ना, उसको अपॉइंट किया गया है कि भाई कोई अगर ग्रीन रेड सिग्नल को क्रॉस करता है तो तुमको उसको पकड़ना है, इज इट राइट? आपने उसका नुकसान नहीं किया, लेकिन उसको अपॉइंट किया गया कि कोई ऐसा करेगा तो उसको 2000 का फाइन लगाना है, तो लगाएगा कि नहीं? इज इट राइट? तो क्या होता है ना, जब हमारा कोई चीज़ में पुण्य रहता है ना, तो उस पुण्य के भाव में हम पाप भी करते हैं ना, तो उस टाइम पे कुछ हमको तकलीफ नहीं होती, बिकॉज हम पुण्य के भाव में पाप कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में हमारे कर्म नेगेटिव हैं, उसमें हम अच्छे भी करेंगे ना, वहाँ हमको भोगना पड़ेगा, और हम सोचेंगे यहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, यहाँ क्यों मुझे सफरिंग आ रही है। लेकिन जहाँ आपका पुण्य है वहाँ पाप कर रहे हो ना, तो भी आपको वहाँ पे सजा नहीं मिल रही है। तो पुण्य के इसमें जो पाप किया गया था, जो गलत किया गया था, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वहां काम करते जहां पे आप अच्छा काम कर रहे हो। लॉजिक समझ रहे कि नहीं आप? मतलब वो वाला जो आई क्लाउड है, वो वाला जो क्लाउड है, हैशटैग क्लाउड है, हाँ वो नेगेटिव वहां से निकल के वहां चला गया और उनका हाँ, पॉजिटिव वहां से वहां आ गया, तो इस वजह से एग्जैक्टली वो डिवाइड हो अभी गया। मैं यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग करके यूएस कनाडा गया, मुझे वहाँ बिल नहीं आया, आया यहाँ पे बिल 8000 का बिल आया, जबकि मेरा 600 रुपये बिल आता था वोडाफोन का। तो मैं बोलूँ यार, मैं तो 1 महीना इंडिया में था ही नहीं, और मुझे 8000 का बिल कहाँ से इसने भेज दिया। मैं कितनी भी लड़ाई करूँ, वो बोले नहीं आपको तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को वहाँ पे सर्विस दी ना, बिल तो यहाँ पे करना पड़ा मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको लॉजिकली रिग्रेशन में समझना होता है कि कॉज कहीं पे होता है, इफेक्ट कहीं पे होता है, और कॉज के पीछे जरूरी नहीं कि कोई रीज़न हो, कॉज के पीछे इग्नोरेंस भी हो सकता है। आपने उस एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज नहीं किया, जो आपको पहले नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला, वो भी रीज़न हो सकता है। तो गॉड आपको वापस एक एक्सपीरियंस दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं ऐसे सिग्नल क्रॉस कर दूं और कहीं पे मेरे को टिकट नहीं आती है, मतलब कहीं मैसेज नहीं आता है, तो मैं दूसरी बार भी गलती करूंगा, और फिर कभी नहीं करूंगा तो भी वो मेरे को फाइन लगाएगा। मैं बोलूँगा यार, आज तो कुछ मैंने कानून भी नहीं तोड़ा, मेरे को फाइन लगा रहा है, लेकिन पिछली 2 बार तोड़ा, उसको आपको फाइन नहीं पड़ा, लेकिन यूनिवर्स तो आपके उस गलतियों को पकड़ रहा है, ठीक है, पकड़ रहा है। और उसके बाद जब आप नहीं करते हो, और जब सैटर्न का फेस चल रहा है, जैसा 2024 एक शनि का साल चल रहा है, तो उसका हिसाब किताब होता है, अच्छे का भी होता है, बुरे का भी होता है। अब आप देखो, इस साल में 12th फेल मूवी आई, चमकीला मूवी आई, मतलब ऐसे कितनी मूवियाँ आई जिसके कैरेक्टर एक्चुअली बहुत पुराने टाइम के थे, लेकिन किसी ने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, लेकिन सैटर्न ने उनको एकदम फेमस कर दिया। यू गॉट माई पॉइंट? यही हमारे साथ हो रहा है कि हम 98 से ये सिस्टम कर रहे हैं, हमको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, अब सैटर्न ने पॉडकास्ट के जरिए ये हमको फेमस कर दिया। हमने तो एक्चुअली ये भी सोचा नहीं था, बिकॉज हम तो नॉर्मल अपने मूवमेंट में जा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था वहाँ, हमको समझ में आ रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड में चल रहा है, और हमको भी कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन दे रहे हैं कि अब कुछ तो आपको अलग करना है। तो जब भी हम चैनलाइजिंग करते थे किसी को, तो ये मैसेज आता था, अब एसकेएम बहुत एक्सपांड होने वाला है, बहुत एक्सपांड होने वाला है। मतलब हम समझ नहीं आते एक्सपांड का मतलब क्या है, लेकिन पॉडकास्ट के बाद वो समझ में है कि एक्सपांशन का मतलब है सारे अननोन लोगों को अट्रैक्ट करना, और उनको हेल्प करना, उनको हील करना, उनको गाइड करना, दैट इज एक्सपांशन। समझ में? तो आप अगर तैयार नहीं हो तो डेफिनेटली आप उसको हैंडल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हम बोलते हैं रिग्रेशन तब करो जब आप हैंडल कर सकते हो, तो बिकॉज उसके बाद कोई बुरी फाइल भी खुलेगी और अच्छी फाइल भी खुलेगी। अच्छी फाइल खुल गई तो भी हैंडल करने को आना चाहिए, और बुरी फाइल खुल गई तो भी हैंडल करने को आना चाहिए। फिर 21 डेज से 45 डेज आपको सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, आप अकेले नहीं हो। आपके बॉडी सेल्स में जितने लोगों की मेमोरीज है, सब लोग आप सामने आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? मैंने अगर 153 पास्ट लाइफ अपनी नहीं देखी होती, आप में से कोई इधर नहीं बैठा होता। मैं अगर मेडिकल प्रैक्टिस अपनी मुंबई में करता, कौन आप मेरे क्लिनिक पे आते मुझे बताओ? आपके अपने फैमिली डॉक्टर्स हैं, आपके अपनी एरिया में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप थोड़ी सर्च करोगे डॉक्टर उदय शाह कहाँ है, मैं जाके उसको मिलता हूँ। मैं तो नॉर्मल फिजिशियन था, कोई ऐसा स्पेशलाइज डॉक्टर भी नहीं था मैं, तो वैसे भी मेरे पास नहीं आते। इज इट राइट? लेकिन ये रिग्रेशन की वजह से क्या हो गया ना, आपको मेरे पास आना पड़ा और मुझे आपको इन्वाइट करना पड़ा। तो ये दोनों का कर्तव्य बनता है ना कि भाई हम एक दूसरे को हेल्प करें और शून्य करें। कुछ नॉलेज आपको मेरे से लेनी है, कुछ एक्सपीरियंस मुझे आपसे लेना है,
तो तभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे करके। तो इसमें प्रॉफिट लॉस का कोई फंडा नहीं है कि आपको मेरे से क्या प्रॉफिट होगा या मुझसे आप से क्या प्रॉफिट होगा, ये कुछ नहीं है। ये अल्टीमेटली हम मिले हैं, सोल रीयूनियन हुआ है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। जैसे लोग हैं ना स्कूल के कितने साल के बाद रीयूनियन करते हैं, कॉलेज वाले कोई फेसबुक से, कोई व्हाट्सअप पे, तो एक्चुअली कोई पर्पस थोड़ी होता है, कुछ हासिल थोड़ी करना है एक दूसरे के साथ। रीयूनियन क्यों होती है? बोलते भाई अब तू कहाँ पढ़ रहा है, अब तू कहाँ जॉब कर रहा है, अब तेरी फैमिली में कौन है, ऐसी ही बातें करते हैं ना हम लोग नॉर्मली। इज इट राइट? तो यही चीज़ें अभी हमारे साथ हो रही है कि हम जितने भी सालों से रिट्रीट कर रहे हैं, लोग हमारी रिट्रीट पे आते हैं, हमारा सोल रीयूनियन होता है, और आपस का भी आपका सोल री, आपके कोई रूम पार्टनर आपके बने, कोई आपके खाने के टेबल पे बैठे, आप उससे बातचीत कर रहे हो, और करते करते आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। कॉन्शियसली आपको नहीं पता कि हम एक्चुअली न्यूट्रलाइज करने के लिए एक दूसरे को मिले। आपको लगता है नहीं इन्होंने मेरा रूम पार्टनर बना दिया, नहीं आज तो अचानक ऐसे ही मेरे टेबल पे बैठा। कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ एक डिवाइन प्लान है। इज इट राइट? एक डिवाइन प्लान है, और वो प्लान के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। उसमें आपका रिग्रेशन में एक ही काम होता है, उस डूअर्स को निकालना, और सेकंड काम होता है वो ब्लेम को निकालना। बस ये दो काम अगर आप कर पाए ना रिग्रेशन में, हमारा अंदर से डूअर्स निकाल दो, ये मैंने किया, और ब्लेम को निकाल दो कि ये उसने किया। ये दो पार्ट अगर रिग्रेशन में आप निकाल दिया ना, आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हो गया। इज इट क्लियर? सी, आपको ये पार्ट निकालना है कि ये मैंने किया, डूअर्स का पार्ट निकालना है, बिकॉज आपने नहीं किया, एक डिवाइन प्लान को आपने होने दिया। इज इट राइट? ठीक है। और सेकंड, वो ब्लेम निकाल देना कि उसने ऐसा किया तभी ऐसा हुआ, मैंने किया इसलिए सक्सेस मिला, उसने ऐसे किया इसलिए अनसक्सेस हुआ। ये दो पार्ट आपने निकाल दे तो आपका रिग्रेशन सक्सेस हुआ कि नहीं? नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कुछ जो लॉजिकली एक्सपीरियंस होते हैं उसको जा रहे हैं, बाकी कितने तो लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे। काफ़ी चीज़ें लॉजिक ही नहीं है। अभी कैसा है कि जैसे कृष्ण को भी जब मारा था तब वो बंदे को बुरा लगा कि भाई मैंने आपको मार दिया, आपको तीर चलाए। उन्होंने कहा भाई राम के टाइम पे भी मैंने एक तीर चलाया और तुम हिरण थे और तुमको पैर में लगा था। तो काफ़ी बार चीज़ें कैसे होते हैं ना कि उसको लॉजिक होती है, लेकिन कितनी चीज़ों को इस कलयुग में ना लॉजिक ही नहीं है। तो उसको आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, उसके पीछे कहाँ लॉजिक है, मुझे बताओ। देखो, एक फॉर्मूला है, शायद हमने पढ़ी है क्या ABC वाली? हाँ, देखो एक फॉर्मूला होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि हम लोग है ना ABC की एक फॉर्मूला डिज़ाइन की है हमने। हमने ये समझ में आया कि ये A है, मैं B हूँ, इज इज राइट। मुझे इनसे एक्सपीरियंस लेना है, इनको मुझसे एक्सपीरियंस लेना है। अब हम दोनों का ईगो है कि हम दोनों एक दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, इज इज राइट। एक C फैक्टर नेचर ने क्रिएट किया जिसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये C फैक्टर से एक्सपीरियंस लेंगे, मैं C फैक्टर से एक्सपीरियंस लूँगा, तो उससे भी हम नलीफाई हो जाते हैं। आज की दुनिया में ये C फैक्टर कौन है? या हीलर्स है, या थेरेपिस्ट है, या गुरु है, या मास्टर है, या फ्रेंड है, ऐसा कोई है जो एक्चुअली कार्मिकली आप में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके बातों से आप पॉजिटिव हो जाते हो, उनके ब्लेसिंग से आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो अल्टीमेटली तो या तो आप सफ़र करो और या तो हील करो, या तो डील करो या तो हील करो। मैं जाके हीलिंग करता हूँ। जैसे अभी मैं 14 अगस्त को जाने वाला हूँ पौंडीचेरी में, उस जगह पे जहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट पास्ट लाइफ देखी थी, जबकि मेरी इवेंट चेन्नई में है, और चेन्नई में तिरुवन्नमलाई जहाँ पे 3 आवर्स की ड्राइविंग है करके। तो वहाँ पे भी मेरी एक लाइफ थी जहाँ पे मैं उस टेम्पल का प्रीस्ट था। वहाँ पे भी मैं हीलिंग करूँगा, एक रिट्रीट करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं 14 को जाके ना वो पौंडीचेरी वाली लाइफ को हील करूँगा। तो जहाँ जहाँ पे मेरी लाइफ है, जहाँ मेरी लंदन में लाइफ है, मैं वहाँ गया, मैंने हीलिंग किया, लेकिन लोगों ने मेरी एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद मैंने 2 बार वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मेरा रिजेक्ट हो गया। और जब भी रिजेक्ट हुआ मैं उनको पूछता हूँ क्यों हुआ, बोलते वी कैन नॉट गिव यू द आंसर। फिर मैं किसी हायर अथॉरिटी के पास जाता हूँ, बोलते येस वी कैन नॉट गिव द आंसर। लेकिन मुझे पता है कि बिकॉज मैं फ्रीडम फाइटर था, और मैंने काफ़ी ब्रिटिश वालों को मतलब बहुत टॉर्चर किया था, क्योंकि वो इंडियन को टॉर्चर कर रहे थे, तो वो सोल्स मुझे वेलकम ही नहीं कर रहे। समझ में रहे? तो कहीं ना कहीं मैं भी कहीं ना कहीं मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस जगह पे पहुंचने के लिए। पहुंच जाता हूं तो मैं हील कर पाता हूं, लेकिन पहुंचने नहीं दे रहे। तो मैंने क्या सोचा, जब मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा ना, तो मैं मेरे टीम मेंबर को भेजता हूं। तो मैंने एक बार एक बंदे को भेजा, सेकंड टीम मेंबर को भेजा। फिर मैंने सोचा मैं उधर के सोल्स को हील करता हूँ कि रियली अगर हम लोग तैयार है तो वो इंडिया आ जाए। तो करीबन 600-700 लोग हैं लंदन से जो इंडिया आ गए करके।
और मैंने उनको हीलिंग सिखाई, उनको रिट्रीट में बुलाया, ये वो करके। सी अल्टीमेटली अगर नहीं जगह पे पहुंचते तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस से भी सोल को हील तो कर सकते हो कि नहीं आप? जगह को अपने पास ले आओगे, हाँ या तो जगह को अपने पास ले आओगे। हाँ, बिकॉज कैसा है कि वो लोग या तो आपके तक आए या आप उन तक पहुंचो। न्यूट्रलाइज तो करना है कि नहीं? समझ में कि नहीं? जैसे आपको लॉकडाउन में समझ में आया कि भाई आप स्कूल तक नहीं जा सकते हो, आप ऑफिस तक नहीं जा सकते हो, तो आपने घर से आपने ऑपरेट किया कि नहीं? बच्चे ने भी घर से ऑपरेट किया। तो अल्टीमेटली तो हमें उस सिस्टम को थोड़ी अपन कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे, कुछ तो मूवमेंट देंगे कि नहीं? वर्चुअली तो देंगे कि नहीं? इज इट राइट? तो ये चीज़ आप वेट करो, तब तक रिग्रेशन करते जाओ, और एक्चुअली एक टाइम आएगा कि सही में आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा या आपको वो लोग मिलेंगे। तो अदरवाइज इस दुनिया में कुछ भी ऐसे अनप्लान्ड आपको लगता है, लेकिन डिवाइन के पास सब कुछ प्लानिंग है। उसको ये पता है इसे अच्छे लेसन सीखने, इसे बुरे लेसन सीखने, वो सब प्लान्ड है, क्योंकि आपने सोचा था भाई मुझे ये करना है। अब आप स्कूल में जाते हो, और आप जिस स्कूल में जाते हो उस स्कूल के प्रिंसिपल तो आपको पढ़ाते नहीं है। कोई क्लास टीचर क्लास लेती है, कोई मैथ्स की लेती है, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई ये लेती है। अब कोई सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है और वो टीचर बहुत अच्छी है, लेकिन आपको फ़ायदा क्या उसका? क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है। लेकिन डील तो करना पड़ता है कि नहीं वो टीचर? तो जब आप कह रहे हैं कि आप वहाँ जाके हीलिंग करते हैं, मैं सिंबल्स डालता हूँ। सिंबल्स डाल, यस, मैं चर्च में भी गया, ये लंदन में, तभी भी वही किया। फिर हीलिंग वहाँ एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई ये हमारे हाथ में नहीं है। नहीं नहीं, हमारे हाथ में नहीं है कोई भी। मैंने अभी क्या कहा, वो डूअर्स निकाल दो, वो डूअर्स निकाल दो। मेरे हाथ में सिर्फ सिंबल डालना है, मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है। मैं आपका रिग्रेशन कर सकता हूँ, आप 100% जाओगे, ये मेरे हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो डूअर्स का जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ा क्लियर कर दो अपनी लाइफ में कि मेरा इतना तक है, मुझे शादी करके सिर्फ ससुराल जाना है, इतना मेरा डूअर्स है। अब वो लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये डूअरशिप में नहीं आता है। आपके हाथ में ये कि मैं उनके साथ कैसे रहूंगी, वो आपके साथ कैसे रहेंगे, ये आपके हाथ में थोड़ी है। इज इट क्लियर? मैं वीज़ा के ऑफिस तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन वो मुझे वीज़ा देंगे, ये मेरे डूअरशिप में नहीं है। इज इट राइट? तो जिस दिन वीज़ा के लिए जा रहा था, तो उसके पहले कुछ दिन पहले तो क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट गुम गया। तो मैंने अर्जेंट में पासपोर्ट अप्लाई किया 40,000 का एक पेमेंट करके, और फटाफट मैंने वो पासपोर्ट नया बनाया करके। जिस दिन मुझे वीज़ा का इंटरव्यू था, मेरा कुछ 10 बजे का इंटरव्यू था, मैं सुबह 7 बजे निकला। मैं सोचा 8-9 बजे पहुंच जाऊंगा, 1 घंटा आराम से वहाँ बैठे जाऊंगा। लेकिन रास्ते पे ऐसे हुआ ना कि मेरी गाड़ी बंद हो गई, मेरी कार बंद हो गई। और मैं जब गैरेज में गया सुबह सुबह, तो बोले कि नहीं अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, गैरेज बंद है, आप गाड़ी छोड़ के जाओ और आप टैक्सी से जाओ, आपका तो वीज़ा है। मैं बोला ठीक है ठीक है। तो मैं गया वीज़ा के लिए और उधर पहुंचा टाइम पे, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला चलो बैड लक है, और क्या कर सकते। मैं जैसे आया गैरेज में, मैंने बोला गाड़ी बन गई, तो बोले हाँ बन गई। तो क्योंकि वो एकदम अचानक सड़क पे ख़राब हो गई थी, तो जो भी नज़दीक में गैरेज मिला आपको तो जाना पड़ेगा कि नहीं? इज इट राइट? तो वो हाँ गाड़ी मैंने दी, और जब रिटर्न आते वक्त मैंने कहा हाँ हो गई, बोलते हाँ हो गई। तो मैंने बोला कितना बिल हुआ, तो बोले 72,000। मैंने बोला इतना बिल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना कोई गाड़ी का। तो मैंने बोला इतना क्या हुआ, तो बोलते ये आपका फ़िल्टर ये हो गया, आपका ये हो गया, आपका इंजन फ्रीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा अरे यार मेरे पास तो 2,000 रुपये, फिर मुझे एटीएम में जाके अलग अलग कार्ड डाल के मुझे पैसे निकालने पड़े, और वो मुझे रिलीज़ करनी पड़ी अपनी गाड़ी। वहाँ मेरा 40,000 गया वो पासपोर्ट का, यहाँ 70,000 गया। इतना कुछ होने के बाद भी वीज़ा नहीं मिला। सी डूवर्स में क्या है, आपके हाथ में क्या है, मुझे बताओ। इज इट राइट? मैंने ऐसे ऐसे लाइफ में चमत्कार देखे ना कि जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। और मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे जहाँ पे 1% भी चमत्कार नहीं हुआ, जहाँ पे मुझे लगा यहाँ तो बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ? तब ऊपर वाला बताता है कि भाई तुझे हम उतना ही देंगे जितना हम चाहते हैं, तू जितना चाहता है वो हम तुझे नहीं देने वाले। तो मेरे समझ में आ गया मुझे। इज इट क्लियर? मतलब आप किसी को पैसा देने के बाद सिर्फ मांग सकते हो, छीन नहीं सकते उसे पैसा। आप किसी को सुख दे सकते हो, उसे सुख ले नहीं सकते हो। इज इट क्लियर? आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल करेगा ये कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने कहा ना 1 से 20 तक का तो रियल है, 20 से 100 का जो आपने 80 एक्स्ट्रा किया है वो क्रिएटेड है। और वो दोनों को इक्वली डिसॉल्व करना है, चाहे वो रियल था
या इल्यूजनरी क्रिएट किया गया था, क्योंकि हमको तो जीरो तक पहुंचना है। हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? नहीं कर सकते ना, बिकॉज जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि आप मेरे लिए चाय बना के दो, आपने चाय बना के दी मेरे लिए। अब आपने अगर शक्कर भूल गए हैं, चीनी भूल गए, आप डाल के मुझे दे दोगे, राइट? आपने ज़्यादा डाली है तो आपको फिर थोड़ा दूध पानी ज़्यादा डाल के मुझे थोड़ा गर्म करके फिर देना पड़ेगा। तो अब मैं कहूँगा हाँ अब ये ठीक है, अब मैं इसको पीने लायक है करके। तो वो एक्सपेरिमेंट तो आपको लोगों के साथ करने पड़ेंगे ना। अब मुझे उसकी तकलीफ नहीं होती, अब मुझे उसका दुख नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो जब आप जियोगे संसार में तब समझ में आता है कि ये रिग्रेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। हॉस्पिटल से घर पे जाने के बाद आपको लगता है हाँ अब मुझे ना कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है खाने पीने का, मतलब आपका शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इज इट राइट? सिर्फ यूनिट आ गया है रिपोर्ट में, इसका मतलब नहीं यू आर क्योर्ड, लेकिन अब जाने के बाद आप लाइफ हेल्दी लाइफ जी सकते हो कि नहीं, ये तो जीने के बाद पता चलता है कि नहीं। So if I'm doing regression on someone, हाँ so will I sense it or I have to 100%। get the feedback? नहीं 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 नहीं, किसी से फीडबैक कुछ भी नहीं लेनी है आपको कभी भी। मैंने आज तक कभी नहीं ली इतने। वो मुझे समझ में आता है कि मैंने जैसे अभी बताया कि इलाहाबाद वाले लोग ने मेरा वहाँ सेंटर बंद कर दिया, समझ में कि जबकि मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट है, वो आज भी कुछ कुछ लोग कहते सर कब आओगे कब कब आओगे, लेकिन जिन्होंने मेरा ब्लॉक किया है जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे मैं उन स्टूडेंट्स को भी कैसे वेलकम करूँ। तो मैं कहता हूँ ऋषिकेश आ जाओ, आप मुंबई आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, तो उसमें से कुछ लोग आ जाते, बट मैं अभी भी नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पे, ऐसा है करके। सो आपको कंटिन्यूसली वो रिग्रेशन करने पड़ेंगे, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा कि एक टाइम आएगा वो डिसॉल्व होगा, देन यू विल बी वेलकम्ड ओवर देयर, है ना। तो उसमें आपको कुछ पूछना नहीं है किसी को, बस आप देखना है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस आफ्टर द PLR इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको सेंस करना पड़ता है कि अब मुझे कैसा फील हो रहा है, अब कैसे फील हो रहा है। अब वो नहीं भी कुछ मुझे दे रहा है लेकिन तो भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपका रिग्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जब विजन और विजडम आता है ना तब समझ में आता है, इज राइट। जब तक ये स्वामी विवेकानंद के पास नहीं था ना तो वो रामकृष्ण परमहंस को बहुत क्वेश्चंस करते थे, लेकिन जब माँ की शक्ति उनको भी मिली, लाइट मिली, और परमहंस से उनको विजडम मिली ना, तो फिर उनके क्वेश्चंस पूछने ही बंद कर दिए, बिकॉज अब उनको भी उतना ही समझ में आ रहा था जितना इनको आ रहा था, इज राइट। तो आपको इसलिए हमने ये टूल्स दिए रिग्रेशंस के हीलिंग के लिए दिए कि आपको सामने वाले को पूछना नहीं पड़े भाई मैंने ये कुछ किया तुझे कुछ फ़ायदा हुआ। वो बंदा तो सेंसिटिव नहीं है और उसको तो सेंस भी नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो वो बंदा क्या बोलेगा, इज इट राइट। जिस दिन मेरी हीलिंग ज़्यादा काम कर गई वो वीज़ा वाला अलाउ करेगा, वो बोलेगा वैसे भी ये 15 कंट्री में घूम रहा है, मुझे लंदन में उसको बंद करके क्या मतलब है, इज इट राइट। मतलब उस बंदा भी कैसा है। अब जब मैं US के लिए 2 बार वीज़ा के लिए गया तो पहली बार जब मैं गया तो एक्चुअली मैं क्वालिफाइड नहीं था, बिकॉज ना बैंक बैलेंस थी ना प्रॉपर्टी थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरा भाई जो US में वो मुझे कह रहा तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि तू कहीं क्राइटेरिया में बैठता नहीं है यहाँ पे। तो मैं जब गया वीज़ा के लिए इंटरव्यू के लिए तो मेरे आगे 4-5 पटेल लोग थे, सबका रिजेक्ट किया। तो मैं समझ गया मेरा भी करेंगे, जब पटेल का नहीं छोड़े तो मुझे कहाँ जाने देंगे करके। तो वहाँ पे वो जब इंटरव्यू ले रहा था वो बंदा, तो वो उसने देखा कि यार कहीं पे भी मैं कोई फिट नहीं हो रहा हूँ, तो वो रिजेक्ट करने ही वाला था, और इतने में उसको अस्थमा का अटैक आ गया। अब जब अटैक आया तो उसने मुझे बोला प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। मैंने कहा ले लो, मुझे क्या करना है। तो उसने पंप लिया तो उसका अस्थमा ये नहीं हुआ। तो मैंने उसको सिर्फ एक सलाह दी कि आप है ना होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है कार्बोवेश 30 करके, अगर आप ये लोगे ना तो आपका ये अस्थमा भी छूट जाएगा, ये पंप भी छूट जाएगा। बोलते इज इट ट्रू। मैंने बोला यू कैन ट्राई इट, ऐसा है करके, आई एम अ डॉक्टर एंड आई कैन सजेस्ट यू। तो वो बंदा खुश हो गया, उसने 10 साल का वीज़ा दे दिया। अब कुछ लेना देना ही नहीं था। मेरे को बोलता है थैंक यू डॉक्टर वेरी मच, यू आर सो हम्बल एंड सो काइंड, पीपल टेक कंसल्टिंग फीस एंड देन दे एडवाइस मी सच। अब वो बंदे को कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ मेरे मेडिसिन का, लेकिन ये नेचर ने देखो कैसे क्रिएट किया करके, इज इट राइट। तो ये चीज़ें होती है कि जहाँ आपके फेवर में होती है ना डेस्टिनी, तो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है। जैसे कल हम दर्शन के लिए गए और इतनी लंबी थर्सडे को लाइन थी, हम बोले भाई बाबा का दर्शन कब होगा क्योंकि लाइन इतनी लंबी है। और एक पुलिस बोलते अंदर आओ। मैंने बोला ये तो 25,000 के बाद ये पुलिस अंदर जाने देता है, हमने तो सिर्फ 200 रुपये की पर्ची कटाई थी और 200 रुपये में हमको अंदर आने दिया, सीधा VIP पास दे, मतलब दर्शन 2 मिनट में तो बाहर आ गए। तो मतलब सोचो कि भाई कैसे डिवाइन डेस्टिनी थी। हम सोचे कि आप लोग आ जाओ 11 बजे हम चालू करें, इसके पहले हम दर्शन करके आते, फिर शायद 5 दिन हम नहीं जा पाएंगे, आप लोग तो कभी भी बीच में निकल सकते, हम तो नहीं जा सकते।
तो हम ये 4 लोग गए और हमको चारों को दर्शन हो गए। सी दिस इज हाउ जब चीज़ें लिखी गई रही है, और मैं सोच रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन मैं जाता हूँ कि पता नहीं लोग साईं को माने कि नहीं माने, लेकिन मैं आया हूँ तो मैं सबके बिहाफ पे एक प्रे कर सकता हूँ उनके लिए, ऐसा है। तो आराम से, और अंदर जाने के बाद सोचो कि नॉर्मली 1 मिनट से ज़्यादा लोग आपको खड़े रहने नहीं देते। हम तो कल 15 मिनट तक अंदर थे और हमको कोई निकाला ही नहीं, अल्टीमेटली हम ही अपने आप से निकल गए बाहर। वो सबको निकाले जा रहे थे, बाहर निकलो बाहर निकलो, और हम साईं के सामने खड़े थे। मैंने साइकिक सर्जरी किया, अट्यूनमेंट किया, ये किया, हीलिंग किया, मास हीलिंग की, सब कुछ मैंने किया, लेकिन तो भी मतलब टाइम और एक्स्ट्रा बच गया, और एक्स्ट्रा बच गया। सो दिस इज हाउ कभी आपको फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, बट यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल टू एवरीथिंग। मैं तो यही बोल रहा हूँ। One should handle that. नहीं, वन शुड हैंडल से, एक तो मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स पहनता हूँ, आपने देखा होगा मैं शिवलिंग भी हाथ में लेके घूमता हूँ, ये भी पहन के रखता हूँ ताकि मैं अनवांटेडली ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ उनके साथ, है ना, और मेरे ज़्यादा कॉर्ड कनेक्ट ना हो जाए करके। तो एक तो क्रिस्टल मुझे प्रोटेक्ट करते, हील करते हैं, और दूसरी बात मुझे कॉन्शियसली समझना है कि ये ड्रामा को विटनेस करना है, ड्रामा को एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो फिर कॉर्ड कट करना पड़ता है। जैसे कोई भी एक बायोपिक पिक्चर बनाता है ना, उसके बाद भी वो एक ब्रेक लेता है और वो कहीं चिल होने के लिए जाता है और वो उस कैरेक्टर से बाहर आता है, तब तक वो दूसरे पिक्चर में काम नहीं करता। नहीं, क्योंकि हम तो ना तो ह्यूमन है ना, बहने तो वाले ही हैं, है कि नहीं। तो वो एनी हाउ अभी सिंबल्स हैं हमारे पास, क्रिस्टल्स है, तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ें हमें बचाने वाली है, हम कैरिड अवे नहीं होने वाले हैं, ऐसा है करके, है ना।